तो हेलो दोस्तों, आज आप लोगों का जेंडर इक्वालिटी का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, इसमें कुल 75 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको पूछा था। तो चलिए इसका आंसर की देखते हैं और आप लोग मिलाते चलिएगा कि आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग 75 में कितना लाए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था जेंडर इक्वालिटी का, कि जेंडर को सामाजिक निर्माण क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह सामाजिकरण से निर्मित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से सेक्स का आयाम नहीं है, तो सामाजिक उपकक्षाएं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंटरसेक्शनलिटी का तात्पर्य है, तो लिंग, जाति, वर्ग आदि का अंतर संबंध। ठीक है, इंटरसेक्शनलिटी का क्या तात्पर्य है, लिंग, जाति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था कि जेंडर स्टेरियोटाइप मुख्यतः किससे बनाए रखता है। तो जेंडर जो स्टेरियोटाइप है वो शक्ति असंतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, क्वेश्चन जो 5 नंबर पूछा था वह है कि जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर संरचनात्मक है क्योंकि यह संस्थागत रूप से पुनरुत्पादित करता है। ठीक है, पुनरुत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 था कि जेंडर आधारित मार्जिनालिजेशन अधिकतर किस स्तर पर कार्य करता है। तो जो जेंडर आधारित जो मार्जिनालिजेशन है वह संरचनात्मक स्तर पर काम करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा था कि पैट्रिची का केंद्रीय तत्व है, तो सत्ता का पुरुषों के पक्ष में केंद्रीकरण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जेंडर वैल्यूज का प्रमुख अंतरण किससे होता है। तो परिवार, शिक्षा और मीडिया से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जेंडर इक्वालिटी का दार्शनिक आधार है, तो क्या है, सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जेंडर इक्वालिटी लक्ष्य है जबकि इक्विटी है। इक्विटी क्या है, तो प्रक्रिया है। जेंडर इक्वालिटी को प्राप्त करने के लिए क्या है, इक्विटी एक प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि इक्विटी आधारित नीति का उदाहरण है, तो वंचित लड़कियों को विशेष छात्रवृत्ति। ठीक है, जो भी लड़की वंचित रह जाती है उसको क्या करते हैं, यहाँ पर विशेष छात्रवृत्ति दिया जाता है, स्कॉलरशिप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि सेक्स रेशियो मुख्यतः किसका संकेतक है। तो जैविक अंतर का, जो सेक्स रेशियो है वो जैविक अंतर का संकेतक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि शिक्षा में जेंडर गैप का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, तो मानव विकास सूचांक पर पड़ता है। ठीक है, जेंडर गैप का जो प्रभाव पड़ता है वो मानव विकास सूचांक पर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वास्थ्य व पोषण में असमानता दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है, अंतर परिवार संसाधन वितरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि परिवार को जेंडर सामाजिकरण की प्राथमिक इकाई क्यों कहते हैं। तो पहला सामाजिक स्थल है। ठीक है, सामाजिकरण स्थल जो है जेंडर सामाजिकरण जो है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है कि अनपेड केयर वर्क किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो जो अनपेड केयर वर्क है वो नारीवाद अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजनीति में महिला आरक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, तो संरचनात्मक संतुलन सुधार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि फीमेल फीमेल क्या है, पोएटिसाइड को माना जाता है, तो संरचनात्मक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा था कि घरेलू हिंसा मानवाधिकार उल्लंघन क्यों है, तो गरिमा व स्वतंत्रता का हनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि मानव तस्करी को संगठित अपराध क्यों कहा जाता है, तो यह नेटवर्क आधारित शोषण है। ठीक है, जो मानव तस्करी है वो क्या है, नेटवर्क आधारित शोषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानव शरीर का कोमोडिफिकेशन है, तो क्या है, बाजारीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि मेल गेज की अवधारणा संबंधित है, तो नारीवादी फिल्म सिद्धांत से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि मीडिया स्टीरियोटाइप का दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है, तो पहचान निर्माण पर। ठीक है, पहचान निर्माण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सेडो को कहा जाता है, तो यह महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विधेयक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि SDG 5 आधारित है, तो अधिकार आधारित विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकार आधारित विकास। SDG जो 5 है, ठीक है, उसका यहाँ पर लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि MDG की प्रमुख आलोचना
थी, तो जेंडर को सीमांत रूप से देखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अनुच्छेद 14 से 18 आधारित है, किस पर आधारित है? तो समानता से आधारित है। जो अनुच्छेद 14 to 18 है वो समानता से आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अनुच्छेद जो 15(3) का महत्व है वो क्या है? तो महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान, यानी कि अनुच्छेद 15 जो 3 है उसमें कहा गया है कि जो राज्य सरकार है वह महिलाओं या बच्चों के लिए विशेष अधिकार यहाँ पर ला सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अनुच्छेद 39D सुनिश्चित करता है, तो यह क्या करता है सुनिश्चित? कि समान कार्य समान वेतन, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना ही अनुच्छेद जो 39D है वो यहाँ पर कहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि डोहरी प्रोविजन एक्ट का मूल्य उद्देश्य है, जो दहेज प्रथा अधिनियम था उसका क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक शोषण को रोकना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पोस्ट एक्ट, जो पोस्ट एक्ट आया था 2013 में, उसका क्या आधारित है? तो सुरक्षित कार्यस्थल पर अधिकार। ठीक है, यानी कि महिलाएं जो होती थी उसको कार्यस्थल पर ही यहाँ पर क्या करता था? रेप किया जाता था, तो इसीलिए पोस्ट एक्ट यहाँ पर लाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि डीवी एक्ट 2005 की विशेषता है, तो क्या है? संरचनात्मक एवं नागरिक उपाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नेशनल कमीशन फॉर वोमेन है, क्या है? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो अर्ध न्यायिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्ध न्यायिक। क्वेश्चन नंबर 34 है कि राज्य महिला आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो जो राज्य महिला आयोग है उसका मुख्य कार्य क्या है? स्थानीय स्तर पर जेंडर न्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानीय स्तर पर जेंडर न्याय। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, यानी कि GEM जो होता है उस केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? तो सत्ता व निर्णय भागीदारी पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आधारित है, तो क्या पर आधारित है? तो अंतर यानी कि गैप विश्लेषण पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि GGGI का स्वास्थ्य आयाम मापता है, तो जीवन प्रत्याशा व सेक्स रेशियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जेंडर डिसग्रेडेड डाटा आवश्यक है, क्योंकि यह छिपी असमानता उजागर करता है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 है कि जेंडर ऑडिट का उद्देश्य क्या है? तो नीति का जेंडर प्रभाव मूल्यांकन। ठीक है, जो जेंडर ऑडिट है उसका उद्देश्य है नीतियों का जेंडर प्रभाव मूल्यांकन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जेंडर ऑडिट आधारित है, तो जेंडर मुख्यधारा पर आधारित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जेंडर मेनस्ट्रीमिंग का अर्थ क्या है? तो हर नीति में जेंडर दृष्टि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि एम्पावरमेंट का मूल तत्व है, तो विकल्पों पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? तो असमानता की मात्रा मापन। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जेंडर बजटिंग का लक्ष्य क्या है? तो बजट में जेंडर प्रभाव सुनिश्चित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय दृष्टिकोण का मूल्य क्या है? तो निष्पक्षता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि इंटरसेक्शनल नीति क्यों आवश्यक है? या बहुस्तरीय भेदभाव समाधान के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड स्टेट कमीशन फॉर वोमेन का उद्देश्य क्या है? जो यहाँ पर झारखंड राज्य महिला आयोग है उसका क्या उद्देश्य है? तो राज्य स्तर पर महिला अधिकार संरक्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लीडरशिप में जेंडर समानता बढ़ाने का प्रमुख उपाय क्या है? तो संरचनात्मक सुधार। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अगला क्वेश्चन है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का क्या अर्थ है? तो समान प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का यहाँ पर अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स का क्या अर्थ है? तो समान परिणाम सुनिश्चित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जेंडर असमानता को डेवलपमेंट डेफिसिट क्यों कहते हैं? तो यह मानव विकास बाधित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जेंडर हिंसा को स्ट्रक्चरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संस्थाओं में निहित होता है। ठीक है, जो जेंडर हिंसा होता है उसको स्ट्रक्चरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संस्थाओं पर निहित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मीडिया में बैलेंस रिप्रेजेंटेशन का अर्थ क्या है? तो गैर रूढ़िवादी प्रस्तुति। ठीक है, यानी कि
जो परंपरागत सोच है उसको यहाँ पर नहीं दिखाना, नहीं दिखाना, बल्कि उसको बैलेंस करके दिखाना यहाँ पर, जो बैलेंस रिप्रेजेंटेशन है उसका अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 54 नंबर, कानून तब प्रभावी होगा जब सामाजिक चेतना से जुड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जेंडर जस्टिस का क्या अर्थ है, तो लिंग आधारित अन्याय का उन्मूलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन राइट्स आधारित दृष्टिकोण मानता है, क्या मानता है, तो महिलाएं अधिकार धारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जेंडर इक्वालिटी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्यों जोड़ा जाता है, यह समावेशी विकास हेतु आवश्यक है। ठीक है, इसलिए जेंडर इक्वालिटी को जो सतत विकास लक्ष्य है उसके साथ यहाँ पर जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा में जेंडर समानता का सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है, तो पीढ़ीगत परिवर्तन पर। ठीक है, जो यहाँ पर जनरेशनल चेंज है उस पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य में जेंडर इक्विटी का क्या अर्थ है, तो स्वास्थ्य में जेंडर इक्विटी का अर्थ यहाँ पर है कि आवश्यकता आधारित सेवाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जेंडर सशक्तिकरण का केंद्रीय तत्व क्या है, तो संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि ग्लोबलाइजेशन और जेंडर का संबंध दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो अवसर व शोषण दोनों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि क्लाइमेट चेंज जेंडर मुद्दाओं क्यों है, तो क्या हो जाएगा, इसका प्रभाव महिलाओं पर असमान पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल डिवाइस जेंडर समस्याएं हैं क्योंकि क्योंकि यह अवसरों पर असमानता बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माइग्रेशन में महिलाएं अधिक सुरक्षित क्यों होती है, तो यह संरचनात्मक असमानता के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि पीस स्टडीज में जेंडर दृष्टिकोण मानता है, क्या मानता है, तो संघर्ष का लिंग आधारित प्रभाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जेंडर पैरिटी और जेंडर इक्वालिटी में अंतर क्या है, तो पैरिटी संख्यात्मक है जबकि जो इक्वालिटी है वो गुणात्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जेंडर सेंसिटिव इंडिकेटर का उद्देश्य क्या है, तो नीति प्रभाव मापन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि GEM यानी कि जेंडर एम्पावरमेंट मेजर की आलोचना होती है क्योंकि क्यों होती है, तो यह अभिजात वर्ग केंद्रित होता है, यानी कि यह जो होता है GEM वो अभिजात वर्ग पर केंद्रित होता है, इस कारण इसका आलोचना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि GGGI का लाभ है, यह है क्या लाभ है, तो यह अंतर को प्राथमिकता देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि जेंडर ऑडिट को प्लानिंग साइकिल में शामिल करने का उद्देश्य क्या है, तो जेंडर उत्तरदायित्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जेंडर समानता का सबसे बड़ा अवरोध क्या है, तो पितृसत्तात्मक संरचना। क्या है, पितृसत्तात्मक संरचना। अगला क्वेश्चन है कि 72 नंबर, जेंडर इक्वालिटी बिना इक्विटी के क्यों अपूर्ण है, तो इक्विटी साधन है, इक्वालिटी लक्ष्य है। ठीक है, जो इक्विटी है वो साधन है और इक्वालिटी जो है वो लक्ष्य है प्राप्त करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 73 नंबर, केवल कानून पर्याप्त नहीं है क्योंकि सामाजिक मानसिकता नहीं बदलते हैं। ठीक है, जो समाज का मानसिकता है वो कभी नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है कि जेंडर न्याय का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो गरिमापूर्ण व समान समाज। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो आखिरी है 75 नंबर, वो है कि जेंडर स्टडीज का समग्र लक्ष्य क्या है, तो शक्ति, असमानता व परिवर्तन का समझ। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का जो 75 मार्क्स का एग्जाम हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना राइट यहाँ पर सही हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।